उसी कहानी को थोड़ा सा आगे। पिछले दिन तक मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि यदि कोई सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है, जिस सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग का रेडियस r गिवन है और इस रेडियस r पर जो है तो आपको चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था इस रिंग पर, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड था कितना, +q। तो यहां से हम लोग इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा मानते थे तो लैम्डा इक्वल टू इस एलिमेंट पर टोटल चार्ज q और बाय इसका टोटल लेंथ कितना पाई r लिखते थे, और इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा आता था वो इस डायरेक्शन में आता था, और वो डायरेक्शन जो आपका आता था E इक्वल टू आता था कितना 2k लैम्डा बाय r। याद होगा आपको, लैम्डा का वैल्यू हम लोग वहां से q बाय पाई r रखते थे। ये चीज आता था किसके लिए, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि अगर इसी रिंग को सेमी सर्कुलर नहीं रख करके क्वार्टर सर्कल कर दिया जाए तो कहानी पर क्या फर्क पड़ेगी, और फिर इस पूरी कहानी को हम लोग जनरलाइज करने का कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट वही यूज करना है क्या, तो देखो कि एलिमेंट काटना है, एलिमेंट काटेंगे तो वेरी करेगा थीटा, लेकिन हमारे साथ रहता क्या है, DQ। तो DQ में को थीटा में बदलने के लिए आप हमेशा ही जो एलिमेंट काटिए उस एलिमेंट को क्या करिए, बाहर कर लीजिए। जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, d थीटा का। इसका लेंथ हम लोग कितना मानते हैं, dl, और इस पर चार्ज हम लोग कितना मानते हैं, dq। तो एलिमेंट जो काटते थे उस एलिमेंट के बारे में जरा सा ध्यान देना कि एलिमेंट हम लोग सेंटर से कहीं भी थीटा एंगल पे काट लेते थे, सेंटर से कहीं भी थीटा एंगल पे हम लोग एक एलिमेंट काट लेते थे। इसी एलिमेंट का लेंथ रहता था कितना, dl, और इस पर चार्ज कितना रखते थे, और ये जो एंगल बनाता था ये कितने का, d थीटा का, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बनता था वो कितना। अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे जैसे हम एलिमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे थीटा का वैल्यू बदलता जाएगा, तो थीटा वेरी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन साथ में क्या रहता था, DQ। तो DQ को थीटा में बदलने के लिए आप सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज क्या करेंगे कि एक बार प्लेन एंगल का डेफिनेशन लगाएंगे, कि प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या कहता है कि जो थीटा होता है वो आर्क लेंथ जो कि कितने के बराबर में है, और बाय रेडियस जो कि कितने के बराबर में है, r के बराबर में। यहां से अगर आप dl इक्वल टू देखेंगे तो आ जाएगा कितना, r d थीटा। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते थे वो किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, टोटल चार्ज, तो एलिमेंट पे टोटल चार्ज है कितना और एलिमेंट का लेंथ है कितना। तो अगर यहां से हम लोग dq इक्वल टू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा dl, और इस dl का वैल्यू जब यहां से पुट करेंगे तो dq इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा r d थीटा। dl के जगह पर r d थीटा पुट कर दिए। इतना ही कॉन्सेप्ट था, ठीक ना। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आज का जो अपना हेडिंग है एकदम ध्यान से देखना चीजों को। हेडिंग है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्वार्टर सर्कुलर चार्ज रिंग। क्वार्टर सर्कुलर चार्ज रिंग कि कोई सा रिंग है जो कि चार्ज रिंग है, और ये क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। तो मान लो कि अगर हम किसी क्वार्टर सर्कल का बात करें तो कोई भी जो क्वार्टर सर्कल होगा अपना वो कुछ इस तरह का होगा, और इस क्वार्टर सर्कल के बारे में अपने पास दिया हुआ क्या है कि ये जो सर्कल है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कल पे जो चार्ज है ये है कितना, Q, और इसका चार्ज डेंसिटी मान लेंगे कितना, लैम्डा। अगर हमको लैम्डा निकालना हो, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको यहां से लैम्डा निकालना हो, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का हम लोग बात करेंगे, तो इसका अगर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे लैम्डा का, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो देखिएगा कि लैम्डा के जगह पर अगर Q का बात करें तो एलिमेंट पर चार्ज है कितना, और अगर इसके लेंथ का हम लोग बात करें तो देखो कि अगर ये पूरा सर्कल रहता तो इसका लेंथ कितना रहता, अगर आधा सर्कल रहता तो, और अगर उसका भी आधा है तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे तो इसका लेंथ कितना लिखेंगे, पाई r बाय
2 ऊपर जाएगा, फाइनली लैम्डा इक्वल टू कितना बचेगा, 2q अपॉन कितना, पाई आर। ये आपका लैम्डा का वैल्यू निकल के आ गया। अब सवाल ये उठता है कि हमको इसके कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं है भाई, तो सिंपल सा बात है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको मुझे कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा तो इस रिंग के बारे में आपको दिया हुआ है केवल क्या, कि इसका रेडियस है कितना r, इस पर चार्ज है q, और अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, 2q बाई पाई आर। इतनी बातें समझ में आ चुकी है कि नहीं। अब देखो कि मैंने एलिमेंट काटने का तरीका क्या, आप ध्यान से देखिएगा कि इस पर हम यहां से लेकर के और यहां तक में इनफाइनाइट छोटा छोटा टुकड़ा काट सकते हैं, और इस इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़ों में हम कोई एक जनरल टुकड़ा कंसीडर करते हैं, जो छोटा सा एक जनरल टुकड़ा मान लेते हैं क्या, कि ये यहां पर है, और इस छोटे से टुकड़े का जो लेंथ है, ये लेंथ है कितना, dl, और छोटा सा लेंथ है तो इस पर चार्ज भी छोटा सा होगा कितना, dq। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब इस एलिमेंट के बारे में कहता है क्या, कि ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है आपका, ये एंगल, ये थीटा एंगल पे हम मान लिए कि कोई सा एक जनरलाइज एंगल। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि इसका जो दूसरा टर्मिनल यहां से एंगल बना रहा है, इसका जो ये दूसरा टर्मिनल यहां से एंगल बना रहा है, ये दूसरा टर्मिनल, इसके बीच का हम ये छोटा सा एंगल को क्या कंसीडर कर लेंगे, कि ये कैसा एंगल है, डी थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लोग एक एलिमेंट कंसीडर किए हैं डीएल लेंथ का, कहां से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, जो कि सेंटर से डीएल लेंथ का एलिमेंट है, और इस पर छोटा सा चार्ज है कितना, डीक्यू। इतनी बातों में कोई दिक्कत है क्या। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा भाई बिहेव करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो अगर अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कुछ ऐसा होगा, और चूंकि ये चार्ज छोटा सा है तो इस छोटे से चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब जरा सा आप ध्यान से देखिएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग देखना चाहें, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके ठीक वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा देखना कि जब सेमी सर्कल था अपने पास, जब सेमी सर्कल था अपने पास, तो अगर हम बीच से आधा कर देते थे तो इस एलिमेंट के अपोजिट में एलिमेंट पॉसिबल होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहां पर जो है सो अपोजिट एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जब नहीं है भाई, तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते क्या है कि इसको रिजोल्यूट करवाते हैं। और जब इसको रिजोल्यूट करवाइएगा तो रिजोल्यूशन का आपके पास सिंपल सा तरीका है क्या, कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ क्या लेके चलना है, डी कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ क्या लेके चलना है, उसके साथ लेके क्या चलना है, डी साइन थीटा। जरा सा बताओ भाई कि ये डायरेक्शन को अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूं तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए ई एक्स बोल दूं तो तुमको कोई आपत्ति है क्या, छोटा सा है तो डी एक्स बोलता हूं। अगर ये y डायरेक्शन में है तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए डी ई वाई बोल दूं तो आपको कोई आपत्ति है क्या, कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन में है ये, अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में तुम देखोगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलोगे, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको डी ई एक्स बोल दिए, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको क्या बोल दिए, डी ई वाई बोल दिए। कोई आपत्ति नहीं। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जबकि पीछे वाले केस में क्या होता था हमारे साथ, आपको अगर याद हो तो पीछे वाले केस में क्या होता था कि इधर भी डी कॉस थीटा जाता था और इधर भी डी कॉस थीटा आता था, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देता था। लेकिन यहां पर कैंसिल करने का कोई सीन, तो जब कैंसिल करने का कोई सीन नहीं है भाई, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में भी होगा। और तो पहले हम डी एक्स से ई एक्स निकालेंगे कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, फिर हम क्या करेंगे कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई निकालेंगे। और जब अपने पास ई एक्स और ई वाई मिल जाएगा, ध्यान देना कि ये है तुम्हारा ई एक्स और ये है तुम्हारा ई वाई, और इस दोनों के बीच का एंगल है कितना,
90 डिग्री ये है आपका ई एक्स और इस डायरेक्शन में है क्या आपका ई वाई। मान लो इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा कुछ ना कुछ। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि वेक्टर को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लीजिए, बना लिए। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल, जो सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू होता हो, यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। और यही रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अगर मुझे ई नेट लिखना है, अगर मुझे ई नेट लिखना है तो रूट अंडर क्या पड़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए के जगह पर क्या है भाई, ई एक्स, बी के जगह पर क्या है प्लस 2 टाइम्स ई एक्स इंटू ई वाई इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 0 होता। तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कि जो ई नेट बचेगा तुम्हारा वो कितना बचेगा, रूट अंडर ई एक्स का एक्स स्क्वायर और प्लस ई वाई का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई ई एक्स का एक्स स्क्वायर और ई वाई का स्क्वायर होगा, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो सर पहले आप ये करो कि मुझे ई एक्स और ई वाई निकाल के दे दो, फिर इसमें पुट कर देंगे, काम हो जाएगा, है ना। तो अपना काम क्या है कि पहले ई एक्स निकालने का और फिर क्या निकालने का, ई वाई निकाल। तो ई एक्स निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे कि डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी कॉस थीटा। अब देखो कि एक एलिमेंट काटे हैं तो उसके कारण डी कॉस थीटा इधर, दूसरा एलिमेंट काटेंगे उसका भी डी कॉस थीटा इधर, तीसरा काटेंगे उसका भी डी कॉस थीटा, सारा ऐड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब कि अपने पास जो है अभी तक चीज, ये अभी तक चीज है क्या कि जो डीई एक्स है वो किसके बराबर में है, डीई कॉस थीटा के बराबर में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, कि एक्स डायरेक्शन में जो है सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। और जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ भाई तो अपने को मिलेगा क्या, इधर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और इधर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जरा सा ये बताओ कि अगर यहां से मैं डीई माना हूं तो अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस कितना होगा, ये भी रेडियस कितना होगा। मतलब कि ये पॉइंट जो है इस छोटे से एलिमेंट डीएल से कितना डिस्टेंस पर है, आर स्क्वायर पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें डीई का, तो देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स को कितना लिखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब डीई के जगह पर देखो कि ये डीई कितना लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के के जगह कांस्टेंट के ही रहेगा, क्यू के जगह पर कितना, छोटा सा चार्ज डी क्यू, और डिस्टेंस कितना है यहां से, तो कितना लिखेंगे भाई, डीई के जगह पर कितना लिखेंगे, के टाइम्स डी क्यू बाई कितना और इनटू कितना। अब देखो कि हमको लिमिट लगाना है, लिमिट लगाने में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, सीधा सा बात, आप लिमिट लगाने में कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कैसे नहीं कंफ्यूज होंगे, तो आप मेरे एरो को देखते रहिएगा। अगर मुझे इस पूरे वायर को काटना है तो हम काटना नीचे से शुरू करें। पहला एलिमेंट जब हम काटेंगे तो कहां पर काटेंगे, यहां पर काटेंगे सबसे नीचे। देखो तो जरा सा कि अगर यहां पर थीटा है तो अगर हम इस एलिमेंट को खिसका करके सबसे नीचे ले जाए तो थीटा का वैल्यू घटते 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 कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कि सबसे पहला एलिमेंट जो काटे थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। मतलब कि जब हम सबसे पहला एलिमेंट काट रहे हैं तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है। अब देखो कि जैसे जैसे हम एलिमेंट को ऊपर लेके जाते जाएंगे थीटा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब हम आखिरी एलिमेंट काटेंगे उस समय में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब कि जब हम आखिरी एलिमेंट काट रहे हैं तो वहां पर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो रहा है। इसका मतलब जो हमको एलिमेंट लेना है वो शुरू से लेकर के अंत तक का, तो शुरू में थीटा का वैल्यू कितना और अंत में कितना। इसी 90 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, पाई बाय। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हमको यहां पर लिमिट लगाना है तो लिमिट हम कहां से कहां तक का लगाएंगे, 0 से लेकर के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो जरा सा,
कि अब सवाल ये है कि यहां पर के और आर स्क्वायर ये दोनों का दोनों चीज क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन से, तो भाई साहब अगर EX लिखना है तो कितना लिखेंगे, के अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन कॉस थीटा, और साथ में कितना बचेगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से। अब देखो फिर समस्या वही है क्या कि वेरिएबल हमारा थीटा है लेकिन साथ में DQ है, तो हमको DQ को क्या करना पड़ेगा, D थीटा में बदलना पड़ेगा। उसको बदलने के लिए हम लोग फिर से वही कहानी अप्लाई करेंगे क्या कि ये जो अपना एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम लोग काट के क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और थोड़ा जूम करके बनाते हैं। तो जब काट करके हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालेंगे तो देखो मान लो कि ये एलिमेंट था और ये एलिमेंट जो था ये एलिमेंट आपका कहीं पर सेंटर बनाते हैं और इस सेंटर से जो है सो कहीं पर हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस दोनों के बीच का एंगल जो था ये था कितना, रेडियस था कितना, इसका लेंथ था कितना और इस पर चार्ज था कितना। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है भाई तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर थीटा लिखना है तो आर्क लेंथ जो कि कितना है और बाय रेडियस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और यहां से अगर मुझे लिखना है DL तो DL इक्वल टू आर डी थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है। अब देखो कि अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से आगे बढ़ूं, अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से आगे बढ़ूं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल, तो इस एलिमेंट पर टोटल चार्ज कितना है, DQ, और इस एलिमेंट का टोटल लेंथ कितना है। भाई साहब ये बताओ कि अगर यहां से मुझे DQ लिखना पड़े तो लैम्डा टाइम्स DL लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब यहां से अगर DL का वैल्यू उठाइए और यहां पे पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या कि DQ इक्वल टू लैम्डा के जगह लैम्डा और DL के जगह पर कितना, RD थीटा। यहां से ये DQ का वैल्यू D थीटा के टर्म में मिल गया। अब क्या करेंगे कि DQ के जगह पर ये पुट करेंगे, तो पुट करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या इक्वेशन, और थोड़ा अच्छा लगने के लिए लिखेंगे क्या, थोड़ा अच्छा कर लगने के लिए लिखेंगे क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ DQ इन इक्वेशन, कौन से वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। और जब इक्वेशन 1 में हम लोग DQ का वैल्यू पुट करेंगे तो EX इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहां तक, π/2 तक, कॉस थीटा के जगह पर कॉस थीटा और DQ के जगह पर कितना रखना है, लैम्डा आर डी थीटा। अच्छा ये बताओ कि ये जो सर्कुलर रिंग था, ये जो तुम्हारा सर्कुलर रिंग था, इसका रेडियस कहीं भी बदलेगा क्या, मतलब कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। इसका मतलब लैम्डा और आर दोनों का दोनों ही चीज क्या है, कांस्टेंट है। और फिर से इस कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो जो EX इक्वल टू आएगा वो कितना, के अपॉन आर इंटू लैम्डा आर बाहर इंटीग्रेशन 0 टू π/2 कॉस थीटा, और साथ में बचेगा क्या। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी क्या। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आर था कि आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे आर स्क्वायर। अब देखिए कि ये आर से ये स्क्वायर कटेगा, बचेगा कितना, के लैम्डा बाय आर। बताओ कि कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक। ऐसे याद रखना कि d/dx ऑफ साइन x जो होता है वो कितना होता है, cos x, यानी कि साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos मिलता है, तो cos को इंटीग्रेट करेंगे तो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां से देखिए कि हमको क्या करना है कि के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा के जगह पर अपर लिमिट डालेंगे π/2 और माइनस साइन थीटा के जगह पर लोअर लिमिट कितना डालेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता, तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाय आर और इंटू साइन का वैल्यू 1 और माइनस कितना 0, यानी कि जो फाइनली हम लोग देख रहे हैं वो फाइनली जो अपना EX निकल के आया, ये कितना निकल के आया, के लैम्डा बाय आर के बराबर। EX निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो सेम कहानी हम लोग रिपीट करेंगे EY निकालने की, बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो अगर सेम कहानी हम लोग निकालने के लिए EY निकालने के लिए यूज करेंगे तो अपने पास DEY इक्वल टू कितना है, DE साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो DEY इक्वल टू जब है DE साइन थीटा, तो वहां से अगर हम लोग कहानी शुरू करेंगे क्या, नाउ DEY इक्वल टू है कितना, DE साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि पूरी कहानी वैसी रहेगी। अगर हम लोग DEY लिखना चाहें तो DE के जगह पर कितना है, K DQ बाई कितना, R स्क्वायर और साथ में कितना साइन थीटा। अब हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में। फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहां थोड़ा सा लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन Y डायरेक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ जब, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ तो हमको मिल क्या रहा है, इधर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ DEY और इधर मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ K DQ बाई R स्क्वायर साइन थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से तुम देखो कि एलिमेंट बदलने से वेरिएबल क्या है, थीटा ही तो वेरिएबल है, थीटा ही क्या हो रहा है, बदल रहा है। जैसे जैसे हम यहां से एलिमेंट बदल रहे हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से कहां तक जा रहा है, 90 डिग्री तक। तो पहला एलिमेंट काटेंगे कहां पर और आखिरी एलिमेंट काटेंगे कहां पर, तो फिर से लिमिट हम लोग क्या डालेंगे, फिर से लिमिट हम लोग क्या डालेंगे भाई, लिमिट क्या डालेंगे, 0 से लेकर के कहां तक, π/2 तक। अब देखो कि फिर से K बाई R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, DEY का इंटीग्रेशन EY हो जाएगा, ये K बाई R स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ में क्या बचेगा, लेकिन ये DQ हमको रहने नहीं देना है, DQ को किस में बदलना है, D थीटा में। तो भाई D थीटा का वैल्यू पहले ही निकाल के रखे हैं, DQ इक्वल टू लैम्डा R D थीटा। तो DQ का वैल्यू जो है, सो लैम्डा R D थीटा का वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये जो आपका EY मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा, और DQ के जगह पर कितना, लैम्डा R। कोई दिक्कत है क्या, लैम्डा और R दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो लैम्डा और R जब दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को बाहर करेंगे, तो दोनों कांस्टेंट को बाहर करने पर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा EY इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर पहले से है, लैम्डा R बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 बचा, साइन थीटा बचा, और साथ में क्या बचा, लैम्डा और R बाहर आ गया तो D थीटा बचा। अब देखो अच्छा लग रहा है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे भी क्या, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि यहाँ पे एक R से जो है, यहाँ R स्क्वायर था, एक R से जो है तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब देखिए कि हमारे पास बचा है क्या, हमारे पास बचा है क्या, EY इक्वल टू K लैम्डा और नीचे एक R बचा है। साइन का इंटीग्रेशन अगर आप लिखेंगे तो साइन का कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। तो जब माइनस कॉस लिखेंगे आप साइन का इंटीग्रेशन, और लिमिट लगाएंगे कहां से, 0 से लेकर के π/2 तक, माइनस को बाहर कर लीजिए तो माइनस K लैम्डा बाई R हो जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा कितना, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का लिमिट है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के। अब अपर लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो माइनस K लैम्डा बाई R कॉस थीटा के जगह पर कितना, π/2, और माइनस कॉस थीटा के जगह पर कितना, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता, 0। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कितना, माइनस K लैम्डा बाई R इंटू 0 और माइनस कॉस 0 डिग्री कितना, ये -1, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, K लैम्डा बाय, मतलब कि जो EY का वैल्यू आया ये भी सेम आ गया K लैम्डा बाय। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि अगर हम देख रहे हैं क्या कि जो EX है और जो EY है ये दोनों बराबर आ गया किसके, K लैम्डा बाय R के। आप देखिए कि जो EX है आपका वो भी K लैम्डा बाय R, और जो EY है आपका ये भी कितना, K लैम्डा बाय R। और इसी पूरी कहानी को हम लोग क्या करेंगे, इसी पूरी कहानी को हम लोग क्या करेंगे, E मान लेंगे। जब बराबर बराबर आने लगे तो सबका एक नाम मान लेते हैं। अब जो है सो अगर हमको E नेट लिखना है, अब अगर हमको E नेट लिखना है तो जरा सा देखो
शुरू में ही मैं बताया था क्या कि अगर EX और EY मिल जाए तो ई नेट लिखने के लिए रूट अंडर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर का यूज करेंगे। तो जब हम लोग इसका यूज करेंगे ई नेट इक्वल टू, तो ई नेट इक्वल टू कितना लिखेंगे, रूट अंडर EX का एक्स स्क्वायर और प्लस कितना EY का स्क्वायर। भाई साहब ये बताइए आप कि EX के जगह पर भी E लिख सकते हैं कि नहीं, और EY के जगह पर भी E लिख सकते हैं कि नहीं। EX EY सारा किसके बराबर में है, जरा सा ये बताइए कि ई स्क्वायर और ई स्क्वायर को ऐड करेंगे कितना होगा, 2 रह जाएगा रूट के अंदर और ई स्क्वायर में से ई आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना √2 और ई के जगह पर कितना के लैम्डा बाय कितना आर। अब अगर यहां से आपको ई नेट मिल चुका है तो जरा सा मुझे ये आप बताएं कि अगर यहां पर मुझे के का वैल्यू रखने का मन करे, अगर लैम्डा का वैल्यू रखने का मन करे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, ई नेट इक्वल टू √2 के जगह √2 रहने देते हैं, के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा के जगह पर देखो लैम्डा हम लोग पीछे निकाले हुए हैं, लैम्डा हम लोग कितना निकाले हुए हैं 2q/πr, लैम्डा का वैल्यू कितना निकाले हैं 2q/, जब 2q/πr हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, लैम्डा का वैल्यू कितना 2q/πr और नीचे क्या है 1/, नीचे एक और r है ना, तो r, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 और √2 रहने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/πr स्क्वायर, और यही हो जाएगा क्या आपका ई नेट, किसके कारण, तो ई नेट हो जाएगा ये किसके कारण, क्वार्टर सर्कल के कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ई नेट हो जाएगा किसके कारण, क्वार्टर सर्कल के कारण। पूरी कहानी ऐसे ही रिपीट हो रही है जैसे आप सेमी सर्कल के कारण। अब अभी तक देखिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि अगर इस चीज को हम लोग एक बार रिकैप देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि फॉर सेमी सर्कल, अगर आधा सर्कल के लिए बात करें तो हम लोगों ने ई नेट क्या पढ़ा है सेंटर पे, फॉर सेमी सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेमी सर्कल के लिए जब पढ़े थे कितना पढ़े थे 2k λ/r, और अगर हम लोग क्वार्टर सर्कल के लिए बात किए, फॉर क्वार्टर सर्कल, अगर क्वार्टर सर्कल के लिए हम लोग बात करें तो ई नेट इक्वल टू हम लोगों ने अभी कितना देखा है, ई नेट इक्वल टू देखा है कितना √2 k λ/, कितना r। ये दो चीज अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर सेमी सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 2k λ/r आएगा, अगर क्वार्टर सर्कल के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा √2 k λ/। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सर कितना देर तक आप सर्कल को तोड़ते रहिएगा, सेमी सर्कल से क्वार्टर सर्कल, उसको भी आधा कर सकते हैं। सीधे ये बताइए कि अगर एक सर्कल है, सीधे आप ये बात बताइए कि अगर एक सर्कल है अपने पास और इस सर्कल के लिए क्या रहा है कि इस सर्कल पे हम चार्ज केवल इतना पार्ट करेंगे कि इसके सेंटर से जो है, इसके सेंटर से हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये वाला पोजीशन है और यहां से मैंने एक पार्टिकुलर एंगल बस ले लिया है अल्फा। अब हमको नहीं पता कि ये क्वार्टर सर्कल है कि सेमी सर्कल है। अगर ये क्वार्टर सर्कल होगा तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, अगर ये सेमी सर्कल होगा तो अल्फा का वैल्यू 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमको नहीं पता कि अब ये कैसा होगा, 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम लोग पार्टिकुलर केस में बात कर रहे थे क्या कि भाई अगर सेमी सर्कल लेना है तो देखो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। अगर क्वार्टर सर्कल लेना है, अगर क्वार्टर सर्कल लेना है तो क्वार्टर सर्कल के केस में कितना हो जाएगा, क्वार्टर सर्कल के केस में एक ये था और एक ये था, अल्फा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। इसी पर तो हम लोगों ने चार्ज किया था। अब ये क्या रहा है ये क्वेश्चन में कि हम लोग अब इसको जनरलाइज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको जनरलाइज करते हैं, और जब इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे तो जनरलाइज कैसे करेंगे इस चीज पर जरा सा ध्यान देना। अब की बार जो मैंने चार्ज रखा है वो केवल इतना ही पोर्शन को चार्ज करके रखा हुआ है, केवल मैंने इस सर्कल के इतना ही पोर्शन को चार्ज करके रखा हुआ है। और आपसे ये बताया जा रहा है क्या कि इस पोर्शन पर जो आपका चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है कितना, इस पोर्शन पर आपका चार्ज रखा हुआ है +q। इस पोर्शन पर आपका चार्ज रखा हुआ है कितना +q, और आपको कह रहा है कि यदि यहां का चार्ज डेंसिटी
लैम्डा है, तो बताइए कि सेंटर पर जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? तो भाई अगर ये सेंटर दिया हुआ है तो इसका रेडियस भी हमारे पास क्या होगा? गिवन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग यहां पर जो कैलकुलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके कारण? तो फॉर एनी सर्कुलर आर्क, फॉर एनी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन एंगल, रेडियस आर मेकिंग एन एंगल अल्फा एट सेंटर। मतलब हम किसी भी नॉर्मल आर्क के लिए बात कर रहे हैं जो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इसी डायग्राम को मैं चाहता हूं क्या कि इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा क्लियर करके और साफ सुथरा बनाऊं कि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो इसको बनाने के लिए मैं मदद लूंगा एक बड़े से सर्कल का। इस बड़े से सर्कल का मैं सेंटर डिसाइड करूंगा कहीं पे। इस सेंटर से मैं कोई सा भी दो आर्क लूंगा, कहीं से भी दो आर्क लूंगा। मान लीजिए एक ये है और एक दूसरा कोई सा ये है। मैंने माना हुआ क्या है कि इस दोनों आर्क का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? अल्फा। और ये जो अपना आर्क है ये आर्क कुछ इस तरह का है और यहां से अब हम लोग इस सर्कल को क्या कर देंगे? गायब। इस आर्क के बारे में आपको क्या कह रहा है कि इस आर्क पर जो चार्ज है वो चार्ज है कितना? प्लस क्यू। और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो है कितना? लैम्डा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा सा ध्यान देना। हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? तो इस आर्क को हम दो बराबर भाग में बांट ले रहे हैं। इस आर्क को हम क्या किए? दो बराबर भाग में बांट लिए। अब इसमें से एक भाग को अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लें कि ये एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है? वाई एक्सिस। तो ये भाई साहब ये बताओ कि ये पॉइंट चार्ज है क्या? पॉइंट चार्ज तो नहीं है, ये है कैसा चार्ज? लीनियर चार्ज। तो जब लीनियर चार्ज है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस पर एक छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा और इस एलिमेंट को हम लोग फिर से क्या मानेंगे कि लेंथ है dl और इस पर चार्ज है कितना? इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतने बातों में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ये बताओ कि तुम लोग पढ़े हुए होंगे कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो अगर हम लोग यहां से ध्यान दीजिएगा इस लाइन में अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो ये कैसा लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। इतना बात पता है कि नहीं? तो ये बात बताओ कि अगर यहां से मैं बात करूं, इसको मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो यहां से अगर इधर का एंगल अल्फा बाय 2 होगा तो इधर का एंगल भी क्या होगा? अल्फा बाय 2। अब देखना कि अगर बीच वाले सेंटर को मैं 0 मानूं और 0 से मैं इधर आऊं तो क्लॉकवाइज आ रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूं? क्लॉकवाइज। ये अल्फा बाय 2 माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में होगा। कोई दिक्कत नहीं, माइनस अल्फा बाय 2। और यहां से अगर इधर जाऊंगा तो कैसे? प्लस। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि अगर इतना बात समझ में आ रहा है तो फिर से पूरी वही कहानी करेंगे क्या कि यहां से हम लोग मान लेंगे क्या कि यहां से हम लोग मान लेंगे क्या कि थीटा एंगल पर, यहां से जो है सो थीटा एंगल पर हम लोगों ने क्या किया है? एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है जो सेंटर पे छोटा सा एंगल कितना बना रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। ये बताओ कि इस छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा कि टुवर्ड्स द चार्ज होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो भाई अवे फ्रॉम द चार्ज जब होगा तो इस छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं मान लूं थोड़ा देर के लिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, तो बताओ कि ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा? कोई आपत्ति है क्या? इसमें कोई आपत्ति है क्या? ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और देखो जरा सा, वर्टिकल अपोजिट एंगल यही होगा कि ये वाला होगा? यही होगा। ठीक है। अब देखिए कि अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पर एलिमेंट है तो इसके ठीक अपोजिट में भी एलिमेंट पॉसिबल होगा, होगा कि नहीं? अगर यहां पर एलिमेंट पॉसिबल है तो इसके ठीक अपोजिट में भी एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है, मतलब इसका अपोजिट ये। इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इधर भी बढ़ते जाएंगे, बीच में आकर के मिल जाएंगे। मतलब हर इधर वाले एलिमेंट का एक अपोजिट एलिमेंट इधर होगा। और जब अपोजिट एलिमेंट होगा तो भाई अगर मैं इधर भी एक एलिमेंट मान लू छोटा सा डीएल जिस पर चार्ज हो कितना?
डी क्यू, तो ये बताओ कि ये वाला डीएल भी जो है सो सेंटर से इसी तरीके से डी थीटा एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, और इस अवे फ्रॉम द चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग कितना मानेंगे, डीई मानेंगे। और अगर ये एंगल भी हम लोगों ने थीटा माना तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब की बार ध्यान देना कि अगर डीई लिखना पड़े, अगर डीई लिखना पड़े तो डीई इक्वल टू कितना लिखेंगे, के एलिमेंट पर चार्ज है कितना, डी क्यू, और डिस्टेंस है कितना, आर स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत है क्या? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों डी को हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्यूट करवाएंगे। तो रिजोल्यूट करवाने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ हो उसके साथ क्या आएगा, जिसके साथ थीटा लगा हुआ उसके साथ क्या आएगा, डीई, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो उसके साथ क्या आएगा, डीई साइन थीटा। यहां भी आप देखिए कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ उसके साथ क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, इसके साथ भी क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ हो उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ क्या आएगा, डीई साइन थीटा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों डीई साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां पर हुआ क्या है कि जो आपका डीई साइन थीटा है, ये डीई साइन थीटा को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं कि ये जो है कैसा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या है भाई, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों बराबर, क्योंकि डीई का वैल्यू दोनों के लिए ये थीटा दोनों के लिए सेम है ही, तो इधर भी डी साइन थीटा और इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है सो ये दोनों क्या करेगा, सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब देखो कि जो डीई नेट बचेगा, जो आपका डीई नेट बचेगा, ये डीई नेट कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक एलिमेंट के कारण डी कॉस थीटा बच रहा है, दो एलिमेंट के कारण 2d कॉस थीटा बच रहा है, तीसरा एलिमेंट लेंगे तो 3d कॉस थीटा होगा, चौथा एलिमेंट लेंगे तो 4d कॉस थीटा होगा। ऐसा ऐसा कितना एलिमेंट है इस पर, इनफाइनाइट डी कॉस थीटा, और सारे डी कॉस थीटा को जोड़ेंगे तो ई नेट मिल जाएगा। यानी कि आपके पास जो डीई नेट है वो क्या है, डीई कॉस थीटा के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी पूरे कहानी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट कर देंगे और इस डी क्यू को डी थीटा में बदल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो अब तुमको डी क्यू को डी थीटा में बदलने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो एलिमेंट काटे हैं उस एलिमेंट को बाहर निकालिए, एंगल कितना बना है, रेडियस है कितना, लेंथ है कितना, चार्ज है कितना, डी थीटा का फॉर्मूला लगाइए, डीएल बाई कितना, तो यहां से डीएल इक्वल टू कितना मिल जाएगा, और अब लगाइए लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, तो यहां से डी क्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लैम्डा डीएल, और डीएल का वैल्यू यहां से क्या करिए, पुट कर दीजिए, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। अगर इसमें दिक्कत हो ना तो सर्कुलर आर्क जब भी रहे तो सीधे याद कर लेना डी क्यू इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा होता है, चाहे कैसा भी सर्कुलर आर्क रहे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग इस पूरे कहानी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो हमको मिलेगा क्या, एक तरफ मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नेट, और एक तरफ मिल जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब देखिए कि यहां पर लिमिट लगाना है, तो लिमिट लगाने के लिए क्या जुगाड़ है, ये देखिए मैं क्या बोला था कि बीच से शुरू करिए, इस तरफ मेजर करेंगे माइनस अल्फा बाई 2 और इस तरफ मेजर करेंगे तो प्लस अल्फा बाई 2। यानी कि जब हम पहला एलिमेंट काट रहे हैं तो यहां पर थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है,
माइनस अल्फा बाय 2, और जब आखिरी एलिमेंट काट रहे हैं तो थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, इसका मतलब कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो माइनस अल्फा बाय 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाय 2 तक। तो यहां पर अगर मुझे लिमिट लगाना हो तो कितना लगाएंगे, माइनस अल्फा बाय 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाय 2 तक। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि इसको अगर डीई नेट को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्लस अल्फा बाय 2 से माइनस अल्फा बाय डीई के जगह पर के टाइम्स डी क्यू बाय आर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, और कॉस थीटा के जगह पर क्या रहेगा, कोई आपत्ति है क्या। देखो कि के बाय आर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो के बाय आर स्क्वायर आ गया बाहर, इंटीग्रेशन माइनस, यहां पे उल्टा लिख दिए हैं, ये माइनस अल्फा बाय 2 और ये प्लस अल्फा, ठीक ना, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 तक। और तुम देखना कि मैं एक ही बार में अब डी क्यू के जगह पर लैम्डा आर डी थीटा पुट कर रहा हूं, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो देखिए के बाय आर स्क्वायर बाहर कर चुके हैं, कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा, और डी क्यू बचा जिसके जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा आर डी थीटा। क्यों, क्यों कि यहां पर लिख देते हैं क्या कि चूंकि जो आपका डी क्यू है ये किसके बराबर में है, लैम्डा आर डी थीटा के बराबर में। अब देखिए कि यहां से लैम्डा और आर ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो जब दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो जो आपका ई नेट बचेगा वो ई नेट कितना बचेगा, पहले ही था के बाय आर स्क्वायर, के बाय आर स्क्वायर पहले से था, लैम्डा आर आया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाय 2 से लेकर के कहां तक, प्लस अल्फा बाय 2 तक, एक आर से एक आर खत्म, कितना बचा, कितना बचा, ई नेट इक्वल टू के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को हटा देते हैं, सीधे कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा लिमिट कहां से है, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस। अब अपर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो जो ई नेट निकल के आएगा वो के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा के जगह पर प्लस अल्फा बाय 2, माइनस का साइन डालो, साइन थीटा के जगह पर माइनस अल्फा बाय 2। अब अगर 11th में थोड़ा बहुत आपने गणित पढ़ा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, थीटा का साइन बाहर आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 11th में इतना पढ़े हैं तो ये बताइए कि जो ई नेट मुझे लिखना पड़े वो के लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा बाय 2, और इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे प्लस साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा बाय 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ई नेट इक्वल टू के लैम्डा बाय आर और इंटू 2 साइन अल्फा बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जरा सा ध्यान से देखना, इस 2 को पहले लिख ले रहा हूं, इस 2 को मैं पहले लिख ले रहा हूं, तो ई नेट इक्वल टू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 के लैम्डा बाय आर साइन कितना अल्फा बाय 2। और ये जो है सो तुम्हारा सर्कुलर आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सेंटर पे ये मास्टर फॉर्मूला हो गया। कहोगे कि इसको वेरीफाई करके दिखाइए, इसको वेरीफाई करके दिखाइए। तो जरा सा ध्यान देना कि अगर हम लोग देखें सेमी सर्कुलर आर्क को, अगर देखें सेमी सर्कुलर आर्क को, तो ये बताइए कि यहां पर अल्फा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, इसमें डालो वैल्यू फॉर सेमी सर्कुलर आर्क, फॉर सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग, ऐसे लिखते हैं, फॉर सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग। अगर बात करेंगे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ई नेट इक्वल टू अगर लिखोगे तो 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा के जगह पर 180 बट्टा कितना, कितना हो गया साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ई नेट कितना निकल के आया, 2 के लैम्डा बाय कितना, यही चीज मिला था क्या, यही चीज मिला था ना, एनालिटिकल भी बनाए थे। तो अगर हम लोग बात करें फॉर क्वार्टर सर्कल के लिए, अगर बात करें किस चीज के लिए, फॉर क्वार्टर सर्कुलर चार्ज रिंग के लिए, अगर बात करेंगे फॉर क्वार्टर सर्कुलर चार्ज रिंग के लिए, तो देखना कि अगर क्वार्टर सर्कल था, अगर क्वार्टर सर्कल था तो थीटा का वैल्यू कितना था 90 डिग्री। इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू कितना मिल रहा है 90 डिग्री।
अल्फा का वैल्यू डालो इसमें 90 डिग्री, तो जो इनेट लिखेंगे, इनेट लिखेंगे ये है कितना 2k लैम्डा बाय आर साइन 90/2 यानी कि कितना 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ई नेट इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर इंटू 1 बाय कितना, देखो तो √2 से 2 √2 बार में जाएगा क्या, जाएगा तो कितना बचा √2k लैम्डा बाय कितना, ये ई नेट निकल के आ गया क्या, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कि यही चीज हम लोग कहाँ निकाले थे, यही चीज हम लोग इतना ज्यादा मशक्कत करने के बाद निकाले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब सवाल उठता है क्या सर, कि अब सवाल उठता है ये कि ये वाला फॉर्मूला याद रखें या फिर क्वार्टर सर्कल के लिए सर जी वो वाला फॉर्मूला याद रखें, या फिर जो है ये वाला फॉर्मूला याद रखें क्वार्टर सर्कल के लिए, इसके भी आगे ये वाला है ना। तो क्वार्टर सर्कल के लिए ये याद रखें कि जनरलाइज फॉर्म के लिए जो आपने निकाल के दिखाया है ये वाला फॉर्मूला ये याद रखें। तो याद किसको रखना है, अब कह दे क्या कि सर्कुलर आर्क है और सर्कुलर आर्क है और यहां से केवल 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कुछ नहीं करना, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दो काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था किसके कारण, सर्कुलर रिंग के कारण। अच्छा एक चीज और देखना, मैं कभी तुमको रटवाया हुआ था ये चीज, मैं कभी तुमको ये रटवाया हुआ था ये चीज कि अगर सर्कुलर रिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके सेंटर पे जो इनेट होगा, ये इनेट कितना होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर पूरा सर्कल है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। जरा सा फॉर्मूला में पुट करके देखो तो इनेट इक्वल टू है कितना 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2 यानी 360/2 कितना, देखना जरा सा साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ 0 से चला और 180 पे जाकर के फिर से कितना हो गया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 180 पे जाकर के यहाँ पे फिर से कितना हो गया, तो साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, कितना हो गया 2k लैम्डा बाय आर और इंटू कितना, रिजल्ट कितना आ गया। बातें प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको एक बार और प्रूफ करके दिखाऊंगा आगे जब पढ़ेंगे तब। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो चीजों को एक दूसरे से लिंक करके अगर आप लगातार सीखते जाइएगा तो चीजें आपको आसान लगने लगेगी। आप देखिए कि जितना भी सर्कुलर रिंग का हमने कॉन्सेप्ट उठाया है सब में इंटीग्रेट करके बनाया है, एलिमेंट काट के बनाया है, कैसे वेरिएबल सेलेक्ट करना है, कैसे डी क्यू को डी थीटा में बदलना है, ये सारा एक पार्टिकुलर स्टेप है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जिस स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा और 2-4 बार खुद से करिएगा तो सारा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। काफी आज के लिए इतना। अब देखो इसके बाद जो है तो हम लोग अपनी कहानी को अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आगे बढ़ाएंगे। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका नाम ही है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज तो छोटा सा टॉपिक था वो निकल चुका है, अब चार्ज के कारण फील्ड बनेगा। फील्ड में भी मैंने आपको पहले फोर्स सिखाया, फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने ढेर सारा एप्लीकेशन देखा कि एक चार्ज रहेगा, 2 चार्ज रहेगा, 2 से अधिक चार्ज रहेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो चार्ज रहे वो पॉइंट चार्ज ही रहे, लीनियर चार्ज भी रह सकता है। तो लीनियर में सीधा रहेगा तब क्या होगा, सर्कुलर रहेगा तब क्या होगा, इन सारे चीजों पर हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। और जब धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे तो धीरे धीरे जब डिस्कशन करेंगे तो ये चीजें जो है सो आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक ना। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। फिलहाल इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही टॉपिक होगा।